हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ वीडियो नंबर 8 ऑफ करंट अफेयर्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 का ये 13वां संस्करण है और इसको कौन निकालता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। और ये कितने कारकों पर दिया जाता है? 8 कारकों पर। ये नाम नहीं याद रखने हैं। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा 2022 का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया गया। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? 140 मेंबर्स कंट्रीज हैं। यहाँ पर मेंबर कंट्रीज इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर कोई कंट्री भी आ सकता है और कोई संगठन भी इसमें शामिल हो सकता है। तो टॉप 3 देश कौन से हैं इसमें? डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। ये तीनों देश याद रखने हैं क्रम से। नंबर 1 डेनमार्क, देन नॉर्वे, उसके बाद फिनलैंड। और लास्ट रैंक किसकी आई है? वेनेजुएला की आई है। वेनेजुएला ने कितनी रैंक प्रदान की है? 140। 140 में से 140वीं रैंक किसकी है? वेनेजुएला की। 139वीं रैंक कंबोडिया की और 138वीं रैंक किसकी है? अफगानिस्तान की। भारत की रैंक की बात की जाए तो भारत की रैंक इस बार कितनी है? 77वां स्थान मिला है भारत को। और अगर निम्न देशों की इनकम के बारे में, लो मिडिल इनकम देशों की सूची में देखा जाए तो भारत का ये 9वां स्थान है। तो ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में था। एक बार और देख लेते हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा निकाला जाता है। 13वां संस्करण है। टोटल 140 मेंबर कंट्रीज हैं। टॉप कंट्रीज डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड हैं। और लास्ट 3 कंट्रीज वेनेजुएला, कंबोडिया और अफगानिस्तान है। और भारत की रैंकिंग 77 है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक 2022। तो ये कब से निकाला जा रहा है? 2006 से इसको निकाला जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को किसके द्वारा निकाला जाता था? इफ्री द्वारा। लेकिन 2018 में इफ्री ने अपने आप को इससे अलग कर लिया। अब इसको कौन निकालता है? वर्ल्ड हंगर हेल्थ और कंसर्न्स वर्ल्ड लाइफ, ये दोनों मिलकर क्या है, इस इंडेक्स को निकालते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। और कितने संकेतों पर ये आधारित है? 4 संकेतों पर। 4 इसमें क्या है? पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से? अंडर नोरिशमेंट, अल्पोषण एंड चाइल्ड वेस्टिंग, यहाँ पर दुबलापन की बात की जाती है बच्चे की। और चाइल्ड स्टंटिंग मीन्स ठिगनापन। दुबलापन वो होता है हाइट ज़्यादा हो और वेट कम हो तो उसको चाइल्ड वेस्टिंग बोला जाएगा। चाइल्ड स्टंटिंग, बाल ठिगनापन, उसको बोला जाएगा कि हाइट कम है और लेकिन वेट ज़्यादा है। एंड बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन चारों पैरामीटर्स के बेस पर यह इंडेक्स प्रस्तुत किया जाता है। अगर किसी की रैंक 0 है तो उसको सबसे अच्छा माना जाता है और जिसकी रैंक 100 के आसपास है उसको सबसे बेकार माना जाता है। 0 रैंक वाला सबसे अच्छा माना जाएगा और 100 रैंक वाला सबसे बेकार माना जाएगा। यहाँ पर रैंकिंग दी गई है कि 9.9 से या उससे कम निम्न कैटेगरी में आते हैं। 10 से 19.9 तक ये मध्यम मॉडरेट में, देन सीरियस कंडीशन हो जाती है, देन फिर अलार्मिंग कंडीशन और उसके बाद एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन हो जाती है 50 से ऊपर अगर किसी का पॉइंट है तो ये इसका 17वां वार्षिक संस्करण था ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। इस बार की इसकी थीम क्या है? फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नेंस। और इसके अकॉर्डिंग 2022 के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आई है, 2021 में टोटल 828 मिलियन लोग अभी भी मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। मीन्स उनको अल्पोषण मिल रहा है, पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। तो ये क्या दर्शाता है? अगर ओवरऑल देखा जाए वर्ल्ड लेवल पर, ये मध्यम कैटेगरी को दर्शाता है। वैश्विक ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर जो कि एवरेज देखा जाए तो कितना है? 18.2। इसके बाद अगर बात की जाए, देखिए 2021 की अगर रिपोर्ट थी तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंट्रीज में अलार्मिंग जो सिचुएशन थी उसमें एक ही कंट्रीज थी सिर्फ। वो कौन सी थी? सोमालिया। सोमालिया में भुखमरी जो थी चरम लेवल पर थी। इसे 50 से ऊपर 50.8 पॉइंट मिले थे। लेकिन जो अभी 2022 की आई है
इसमें ऐसा कोई भी देश नहीं है जो एक्सट्रीमली अलार्मिंग कैटेगरी में आए। लेकिन अलार्मिंग कैटेगरी में 5 देश हैं, वो कौन कौन से हैं? मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर और यमन। इसमें से 4 देश तो अफ्रीका के ही हैं और एक यमन, ये एशिया का है। तो ये 5 कंट्रीज अलार्मिंग कंडीशन में है। फिर प्रोविजनल, ये बाकी याद नहीं रखना है, बस अलार्मिंग देख लीजिए। एक्सट्रीमली अलार्मिंग में कोई भी कंट्रीज नहीं है। यहाँ पर ठिगनापन में यमन सबसे ऊपर है, मतलब यमन की कंडीशन खराब है। और दुबलापन में भारत की कंडीशन खराब है। भारत में सबसे ज़्यादा क्या है, वेस्टिंग के शिकार बच्चे मिलते हैं दुबलेपन के। और बच्चों की मृत्यु दर में सोमालिया क्या है, सबसे ऊपर है। तो ये तीनों कंट्रीज भी याद रखने हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में 17 ऐसे देश शामिल हैं जिनका GHI स्कोर 5 से कम है। मीन्स अच्छी रैंक है उनकी, 5 से कम है, 0 से 5 के बीच में। तो अब 17 के 17 को ही क्या है, टॉप रैंक प्रदान की गई है। और 18वीं रैंक किसको मिली है? कोस्टारिका और UAE को मिली है। तो कोई देश के नाम यहाँ पर याद नहीं रखने। 17 के 17 को फर्स्ट रैंक मिली है। और वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की रैंक की बात की जाए तो भारत की रैंक कितनी है? 121 देशों में से 107 है। तो आप भारत की रैंक याद रख सकते हो, कितनी है? 107। और स्कोर कितना है? 29.1। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है QS एशिया यूनिवर्सिटी इंडेक्स 2023। ये जो रैंकिंग है ये क्यू कर्ली साइमंड्स द्वारा प्रकाशित की जाती है। QS जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है। ये रिपोर्ट या रैंकिंग कब से प्रकाशित की जा रही है? 2009 से वार्षिक लेवल पर, मतलब हर साल ही निकाली जाती है। और इसको तैयार किसने किया? टाइम हायर एजुकेशन ने। टाइम हायर एजुकेशन भी ये ब्रिटिश पत्रिका है। तो इसमें रैंकिंग किस आधार पर दी गई और किसको क्या क्या रैंकिंग मिली देख लेते हैं। ये सिर्फ एशिया के ही जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी रैंकिंग होती है। ये इसका 15वां संस्करण है। और सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर चीन की, उनको बेस्ट रैंकिंग मिली है। नंबर 1 रैंकिंग किसको मिली है एशिया में? पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में बोली जाती है। और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये 2nd रैंक मिली है इसको। एंड 3rd रैंक मिली है सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में है। भारत की यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो IIT बॉम्बे महाराष्ट्र को 1st रैंक मिली है इंडिया के अकॉर्डिंग, लेकिन एशिया के अकॉर्डिंग 40th रैंक है। 46th रैंक एशिया में IIT दिल्ली को मिली है। और 52 रैंक मिली है IISc बेंगलुरु जो कि कर्नाटका में। तो ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ भी याद रखनी है, 40, 46 और 52। देन एक और इंडेक्स है टाइम वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023। यहाँ पर सिर्फ एशिया के बारे में था और ये क्या है, ये ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। इसको भी प्रकाशित किया किसने? टाइम हायर एजुकेशन ने। और इसको भी किसने ही प्रकाशित किया? टाइम हायर एजुकेशन ने, जो कि एक ब्रिटिश पत्रिका है। तैयार किसने किया था इसको? क्यू कर्ली साइमंड्स द्वारा। वर्ष 2023 की रैंकिंग 5 क्षेत्रों में विभक्त है, मतलब 13 परफॉर्मेंस के आधार पर। टोटल कितनी कंट्रीज को रैंकिंग दी गई? 104 देशों को इसमें शामिल किया गया और उसके बेस पर इनकी परफॉर्मेंस क्या थी वो रैंकिंग दी गई है। तो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 19 वर्ष के इतिहास में ये शामिल, इसमें इतने यूनिवर्सिटीज शामिल हुए हैं कि ये सबसे बड़ा संस्करण बन गया है। टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर? USA की ही 177 यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हुई। उसके बाद जापान की 117, देन UK की 103, चाइना की 95 और भारत की 75 यूनिवर्सिटीज ने यहाँ पर स्थान लिया। तो 107 देशों की कुल 1799 यूनिवर्सिटीज, इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज पहली बार इसमें शामिल हुई है। नंबर 1 रैंकिंग किसको मिली है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, जो कि कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में है।
ऑक्सफोर्ड लगातार 7वीं बार फर्स्ट रैंक पर काबिज हुआ है। सेकंड और एशिया की बात की जाए तो एशिया में चीन की जो सिंगुआ यूनिवर्सिटी है उसको 16वीं रैंक मिली है और एशिया में फर्स्ट रैंक मिली है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 200 में भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं आ पाई है, लेकिन शीर्ष 300 में IISc बेंगलुरु को स्थान मिला है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2022 है। नोबेल पुरस्कार पर आगे जाने से पहले यहाँ पर आपको एक क्लिप दे देते हैं, पहले आप वो क्लिप देखिए और फिर कुछ बचता है तो फिर वो हम कराते हैं। तो स्टार्टिंग कब हुई नोबेल पुरस्कार की? क्योंकि 1896 में क्या हुआ, 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई थी। जो उनकी वसीयत थी, उन्होंने अपनी वसीयत में क्या बोला, जो उनके पास पैसा है या मनी है उसको क्या करें, 5 जो हिस्से हैं उसमें अवार्ड के रूप में दे दें जिन्होंने मानव जाति के लिए काम किया है। वो 5 क्षेत्र कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य लिटरेचर, मेडिसिन और पीस। तो ये 5 क्षेत्र में दिया जाता है। बाद में क्या है, एक सेक्टर और ऐड किया, इकोनॉमिक्स। इसका खर्चा कौन उठाता है? बैंक ऑफ स्वीडन उठाता है। और 5 का खर्चा कहाँ से दिया जाता है? जो अल्फ्रेड नोबेल के पास पैसा था उसका जो ब्याज आता है, उसका इंटरेस्ट आता है, उसी से दिया जाता है। तो ये किनको मिलता है? ये उनको मिलता है कोई जीवित व्यक्ति है जिसने मानव जाति के लिए काम किया हो। पहला रूल जीवित होना चाहिए, ये मृत को नहीं मिलता है। हालांकि नाम अनाउंस हो गया और बीच में मिलने से पहले डेथ हो गई तो उसको मिलेगा, लेकिन ये व्यक्ति क्या है, जीवित होना चाहिए। और 5 अवार्ड कहाँ मिलते हैं? 5 अवार्ड तो दिए जाते हैं 5 अवार्ड कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन में, जो कि कैपिटल है स्टॉकहोम किसकी? स्वीडन कैपिटल। और जो पीस प्राइज है, शांति का पुरस्कार, ये कहाँ दिया जाता है? ओस्लो नॉर्वे में। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो 2022 की लिस्ट देख लेते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला है? स्वंते पावोजी को, जो कि कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। ये पिक्चर में कौन है? स्वंते पावो। इनको किस लिए मिला है? उनको यह पुरस्कार विलुप्त प्रजातियों के जीनोम रिसर्च के लिए मिला है। उन्होंने क्या है, जीनोम पर रिसर्च की थी, तो उसी के लिए इनको मेडिसिन चिकित्सा का क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। नाम अनाउंस हुआ है, मिलेगा कब? 10 दिसंबर को, जब डेथ एनिवर्सरी हुई थी अल्फ्रेड नोबेल की, तो 10 दिसंबर को मिलेगा। अभी क्या है, नाम अनाउंस हुए हैं। तो मेडिकल में किनका नाम है? स्वंते पावो। फिजिक्स भौतिकी में किसको मिला है? 3 लोगों को मिला है, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जिलिंगर। एस्पेक्ट कहाँ के हैं? एलन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लोजर USA के हैं और एंटोन जिलिंगर कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। तो इनको किस लिए मिला है? फिजिक्स में क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के लिए और फोटॉन्स पर रिसर्च करने के लिए मिला है। केमिस्ट्री की बात की जाए, रसायन में ये भी 3 लोगों को मिला है, कैरोलिन के बार्टोजी,
मोर्टन मेल्डोल और बैरी शार्पलेस को। इनको किस लिए मिला है? क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला है और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए मिला है। तो इनमें कैरोलिन के बार्टोजी कहाँ की हैं? यूएसए। मेल्डोल कहाँ के हैं? स्वीडन। और के बैरी शार्पलेस ये भी कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। लिटरेचर साहित्य में किनको मिला है? एनी अर्नोक्स, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं? फ्रांस की रहने वाली हैं। उनको ये किस लिए मिला है? यह पुरस्कार उनको साहसिक क्लिनिकल एक्टिविटी के बारे में विस्तार से लिखने के लिए दिया गया है। 5th प्राइज किनको मिला है शांति का पुरस्कार? एलएस बियालित्स्की और 2 इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये इनको मिला है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है? एलएस बियालित्स्की। ये कहाँ के हैं? बेलारूस के रहने वाले हैं। और जो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ की है? रूस की ऑर्गेनाइजेशन है जो मानव कल्याण के लिए काम करती है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी ये कहाँ की है? ये यूक्रेन की है। तो यहाँ पर हमने नोबेल पुरस्कार देखे 2022 के, यहाँ पर 5 श्रेणियों में देखे, और जो इकोनॉमिक्स की श्रेणी है उसका पुरस्कार लेट आया था, तो ये हम इसे वीडियो में करा नहीं पाए थे, तो अब यहाँ पर फिर से करा देते हैं। तो नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। यहाँ पर अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है पहली बार कब 1969 में दिया गया था। जो 5 हैं, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और भौतिकी के फील्ड में, ये नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है वो स्वीरिजेस, ये स्वीडन का एक बैंक है, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, उसके द्वारा दिया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ था? 1968 से, लेकिन पहली बार कब दिया गया? 1969 में। ये इतना याद रखना है। अब यहाँ पर आपको एक ट्रिक की हेल्प से बता देते हैं कि कैसे याद रखना है। यहाँ पर जो ये नोबेल पुरस्कार है इकोनॉमी का, वो किनको मिला है? अब देखिए, नाम तो टफ होते ही हैं, एक बार इनकी ट्रिक बता देते हैं। जो क्रिकेट फैन है, क्रिकेट लवर हैं, उनको आसानी से याद हो जाएगा। 2 दोस्त हैं, बेन स्टोक्स और गिलेन फिलिप, जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। गिलेन फिलिप और इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं बेन स्टोक्स। दोनों ने काफ़ी मेहनत की। मेहनत करने के बाद क्या है, क्रिकेट में अपना नाम कमाया। नाम कमाने के बाद पैसा कमाया। पैसा कमा के उन्होंने एक डायमंड खरीदा। अब डायमंड खरीद के वो अपने पास तो रखेंगे नहीं, उन दोनों ने डायमंड को कहाँ जमा कर दिया? बैंक में जमा किया। बैंक में जमा किया तो वहाँ पर क्या हो गया? वो उनका डायमंड चोरी हो गया। और डायमंड चोरी होगा तो फिर क्या है? क्राइसिस आया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। तो इसी से आप ट्रिक से याद रख सकते हो। आपको 4 चीज़ें याद रखनी है: बेन स्टोक्स, गिलेन फिलिप, डायमंड और क्राइसिस। तो यहाँ पर आप बेन स्टोक्स से नाम याद रख सकते हो, बेन एस बर्नेन के। यहाँ पर बेन से ही याद रख लेना, आपको बस एग्जाम में क्लिक करना है और आपको कोई पूरे नाम पूछेंगे नहीं, लिखने को बोलेंगे नहीं। देन इसके बाद डायमंड नाम याद रखना है और फिलिप नाम याद रखना है। बेन, डायमंड और फिलिप। और किस क्षेत्र में? इकोनॉमी के क्षेत्र में। किस चीज के लिए? फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए। उनका डायमंड चोरी हो गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, बैंक में रखा हुआ था उनका डायमंड। तो सिर्फ इतना याद रखना है, इसके अलावा कुछ और याद रखना नहीं है। नाम याद रखने हैं: बेन स्टोक, गिलेन फिलिप और डायमंड। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। देन नोबेल शांति पुरस्कार, इसमें भी देख लेते हैं ट्रिक क्या काम करती है। तो ये 2022 के नोबेल पीस प्राइज, यहाँ पर शांति का पुरस्कार। देखिए, यूक्रेन और रूस का अच्छा खासा युद्ध चल रहा था, अभी आपको देखने को मिला होगा न्यूज़ में।
तो यूक्रेन अपने लोगों को बचाने के लिए काम कर रहा था कि लोगों को कैसे बचाया जाए, अपने से सिविलियंस को कैसे बचाया जाए। और रूस जो युद्ध लड़ रहा था वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहा था। मीन्स जो उस पहले वो बादशाह हुआ करता था, एक तरह से वर्चस्व था इसका, अपनी मेमोरीज को याद रखने के लिए कि आगे हम अपनी मेमोरी आगे पीढ़ी को बताएं। तो यहाँ पर क्या है, ये यूक्रेन सिविल के लिए काम कर रहा था और ये अपनी मेमोरी के लिए, तो मेमोरियल में रखने के लिए। तो यहाँ पर लेकिन इन दोनों का जब काफी युद्ध बढ़ता गया तो बीच में कौन आए, LS-42 ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। तो यूक्रेन और रूस, तो इनके बीच बिचाव करने आए LS-42 और उन्होंने दोनों में शांति कराई। तो सिविल से आप याद रख सकते हो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, जो कि यूक्रेन की है। यूक्रेन काम कर रहा था सिविल के लिए और रशिया काम कर रहा था अपनी मेमोरी के लिए, मेमोरियल के लिए। और बीच बिचाव किया LS-42 ने और शांति कराई तीनों के बीच। तो शांति पुरस्कार तीनों को मिला, LS-42 और मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी फाउंडेशन। ये दो संस्थाएं हैं, एक रूस की है और एक यूक्रेन की है। और ये जो LS-42 के हैं ये बेलारूस के हैं। तो ये तीनों नाम याद रखने हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो शांति का पुरस्कार इन तीन लोगों को मिला है। तो ये देख सकते हैं LS-42 की बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और इनकी एक फाउंडेशन है व्यासना। और मेमोरियल फाउंडेशन ये सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था और जो यूक्रेन का है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। साहित्य के क्षेत्र में सिर्फ एक को मिला है, तो यहाँ पर कोई ट्रिक बना नहीं सकते। ये किसको मिला है, एनी अर्नो को, बस ये नाम याद रखना है। लेडीज है, पहली फ्रांसीसी महिला है जिनको क्या है ये नोबेल पुरस्कार मिला है लिटरेचर का, साहित्य का। कौन सा उपन्यास था, लेस एर्मोइस वाइड्स, जो कि फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया 1990 में, उसका नाम दिया गया क्लीन्ड आउट। देन इसके बाद रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देखते हैं। केमिस्ट्री में किस किस को मिला है, तो केमिस्ट्री की भी ट्रिक आपको बता देते हैं। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर कैरोलिन एक इंसान थे नहीं है, कैरोलिन एक इंसान है। अब उनको क्या है, मन किया बेर खाने का। यहाँ पर क्या है, बेर का पेड़ है और उनको बेर खाने का मन किया। इधर खड़े हैं कैरोलिन, अब बेर खाना है, लेकिन उसके बीच में एक तालाब है। यहाँ से तो वो शॉर्टकट कर सकते थे, तालाब है, अब उनको इतना घूम के जाना पड़ेगा। अब तालाब क्यों पार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसका पानी क्या है, एसिडिक पानी है। अब एसिडिक पानी में जाएंगे तो क्या है, उनकी स्किन भी जल सकती है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर रिस्क नहीं लिया और वो साइड से लंबी दूरी पार करके उन्होंने क्या है, बेर खाया और पेड़ पर चढ़कर बेर खाया। उसके लिए उन्हें क्या है, एक मेडल मिला, उनको क्या है, मेडल दिया गया। तो यहाँ पर आप तीन नाम याद रख सकते हैं, कैरोलिन, बेर और मेडल। तो तीन लोगों को मिला है यहाँ पर, कैरोलिन, मेडल और बेरी, बेर मतलब बेर के नाम से आप याद रख सकते हो। किस क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। पानी कैसा था, एसिडिक था। एसिडिक हम किसी में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। तो ये सिर्फ एक ट्रिक है, आपको ये बस याद रखनी है। और किस फील्ड में मिला है ये, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में। तो अब ये क्लिक केमिस्ट्री क्या होती है, तो सिर्फ यहाँ पर आप क्या है, इसको कहाँ यूज होती है बस वो याद रख सकते हो। देख, क्लिक केमिस्ट्री का यूज हम फार्मास्यूटिकल और डीएनए मैपिंग में कर सकते हैं और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री का यूज हम कैंसर ट्रीटमेंट में करते हैं। तो ये नाम याद रखना है। ये बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री टर्मिनोलॉजी किसने दी, कैरोलिन आर बार्टोजी ने। तो ये नाम भी आपको याद रखना है बार्टोजी का, कि इसको जो टर्म दिया है ये वाला बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, ये किसने दिया है, बार्टोजी ने। तो ये चीजें याद रखनी है। आई होप ये इतना क्लियर हुआ होगा। एक पॉइंट और याद रखने लायक है कि रसायन के फील्ड में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, बैरी शार्पलेस को। ये दूसरा अवसर है जब उनको केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला है।
उससे पहले फ्रेडरिक सेंगर जो कि यूके के हैं, उनको भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका था, 1958 में और 1980 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, लीग से हटकर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देन फिजिक्स के फील्ड में देखते हैं, भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको मिला है। अब ये 3 वैज्ञानिकों को मिला है, इसमें कोई ट्रिक तो बन नहीं पाई है, बस नाम याद रख सकते हो आप यहाँ पर, जॉन एब्राहिम से जॉन और एस्पेक्ट और जेलिंगर। तो यहाँ पर 2 के नाम की तो ट्रिक बन गई है, तीसरे की नहीं है। आपने पठान मूवी देखी होगी, उसमें जॉन एब्राहिम है। अब जॉन एब्राहिम क्या है यहाँ पर, जो जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते थे और अपनी फैमिली की वजह से उनकी फैमिली मार दी जाती है, उसके बाद वो क्या है फिर विद्रोही बन गए। उसके बाद उनसे पूछा जाता है आपका क्या पक्ष है, मीन से आप क्यों बने, तो वो बताते हैं। तो उनका पक्ष, मतलब पक्ष को इंग्लिश में क्या है, एस्पेक्ट बोला जाता है। तो आप जॉन और एस्पेक्ट से क्या है, ये 2 नाम याद रख सकते हो और जेलिंगर भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं बनी है, तो आप यही नाम याद रख सकते हो। किसके लिए मिला है ये उनको, फोटॉन्स और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मिला है। देन इसके बाद चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार ये किसको मिला है, सुबंते पाबो जी को। ये एक ही नाम है, ये नाम याद रख सकते हो, सुबंते पाबो। और इनको किस चीज के लिए मिला है, ये ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए मिला है। जो विलुप्त आदि मानव प्रजातियां उनके जीनोम के लिए, उनके जीनोम की खोज की उन्होंने, इसलिए उनको मिला है। यहाँ पर नाम याद रख सकते हो, टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है डायरेक्ट एग्जाम में। नेंडरथल के जीनोम की संरचना का मापन किया, जो वर्तमान समय में मानव के विलुप्त पूर्वज या संबंधी है। ये नाम याद रखना है। इससे पहले क्वेश्चन एक बार डेनिसोवा से पूछा जा चुका है कि हाल ही में चर्चा में रहा डेनिसोवा क्या है, तो ऑप्शन दे देंगे यहाँ पर, आप याद रखना है ये मानवनुमा प्रजाति है और ये नेंडरथल भी क्या है, ये एक प्रजाति है, पूर्वज जो हुआ करते थे विलुप्त प्रजाति है। और पाबो जी ने जो ये खोज की है विज्ञान की, इसको एक नया नाम दिया है, इस शाखा को पैलियो जीनोमिक्स नाम दिया है।